प्रीवियस क्लास में आपको बताए थे डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, है ना, 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल वेक्टर का डायरेक्शन, है ना। आज हम लोग पढ़ते हैं प्रोजेक्शन एंड कंपोनेंट। प्रोजेक्शन एंड कंपोनेंट, प्रोजेक्शन एंड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। प्रोजेक्शन एंड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। किसी वेक्टर का प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है वो समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लो यही कपड़ा है ना, इसको एक पॉइंट पर हम फोर्स लगाते हैं, तो जिस पॉइंट पर फोर्स लगा रहे हैं केवल वही पॉइंट ऊपर नहीं जा रहा है, चारों तरफ से ऊपर जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस पॉइंट पर फोर्स लगा रहे हैं तो इस पॉइंट पर ही केवल इसका इफेक्ट नहीं, चारों तरफ इफेक्ट इसका हो रहा है। तो किसी वेक्टर का किसी दूसरे डायरेक्शन में, किसी फोर्स का किसी दूसरे डायरेक्शन में कितना इफेक्ट हो रहा है, यह बताने के लिए प्रोजेक्शन डेवलप किया गया। क्लियर है? क्या डेवलप किया गया? प्रोजेक्शन। क्लियर है? चलिए, तो प्रोजेक्शन क्या है? प्रोजेक्शन किसी वेक्टर का किसी डायरेक्शन में आप प्रोजेक्शन कर रहे हैं, मीन्स उस वेक्टर का उस डायरेक्शन में आप इफेक्ट को निकाल रहे हैं, है ना। तो इस बात को हम लोग लिखते चलते हैं। प्रोजेक्शन और कंपोनेंट में थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे स्पीड और वेलोसिटी में थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर स्पीड में डायरेक्शन ऐड कर दिया जाए तो वेलोसिटी कहलाता है। उसी तरह से प्रोजेक्शन में जब डायरेक्शन हम ऐड कर देते हैं तो कंपोनेंट कहलाता है। क्लियर ना? तो प्रोजेक्शन एक स्केलर क्वांटिटी हो गया और कंपोनेंट कहोगे तो एक वेक्टर क्वांटिटी हो गए, है ना। तो चलो प्रोजेक्शन में एक लाइन लिखते हैं। लिखो, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर in any direction is effect of vector in that direction, किसी वेक्टर का किसी डायरेक्शन में प्रोजेक्शन का मतलब है उस वेक्टर का उस डायरेक्शन में कितना इफेक्ट है ना। प्रोजेक्शन कहो तो स्केलर क्वांटिटी है और अगर कंपोनेंट कह देंगे तो वह वेक्टर हो जाएगा। मतलब प्रोजेक्शन में अगर डायरेक्शन ऐड कर देते हो तो कंपोनेंट कहलाएगा, और क्या। तो लिख लेते हैं इसको, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर इज ए स्केलर क्वांटिटी। प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर इज ए स्केलर क्वांटिटी। और कंपोनेंट क्या है? कंपोनेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। लिखो, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अब समझते हैं कि किसी वेक्टर का किसी डायरेक्शन में कैसे प्रोजेक्शन निकालेंगे, है ना। किसी वेक्टर का किसी डायरेक्शन में हम कैसे प्रोजेक्शन निकालेंगे। प्रोजेक्शन का दूसरा मीनिंग होता है शैडो। प्रोजेक्शन का दूसरा मीनिंग शैडो भी है। समझो, यहाँ पर मान लो कोई यहाँ पर वेक्टर ए है और इसका हम एक्स एक्सिस में प्रोजेक्शन लेना चाहते हैं। तो एक्स एक्सिस में अगर प्रोजेक्शन लेना है आपको तो इस वेक्टर पर ऊपर से लाइट इंसिडेंस कराओ। जब ऊपर से लाइट इंसिडेंस कराओगे तो जो इसका शैडो बनेगा ना, जो इसका शैडो बनेगा वही इस वेक्टर का इस डायरेक्शन में प्रोजेक्शन कहलाएगा, है ना। ऊपर से लाइट इंसिडेंस कराओ, जो शैडो बना
वही शैडो इस वेक्टर का एक्स एक्सिस में प्रोजेक्शन कहलाएगा। क्लियर है? तो ए एक्स लिख रहे हैं इसको, मतलब वेक्टर ए का प्रोजेक्शन एक्स डायरेक्शन में। अब मान लो इसको निकालना है, तो इसको अगर कैलकुलेट करना है तो यहाँ पर देख रहे हो ना, ऐसे परपेंडिकुलर लाइट इंसिडेंस कराओ, यहाँ से ऐसे सीधा परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, ये जो शैडो बना वही ए वेक्टर का क्या हो जाएगा, प्रोजेक्शन हो जाएगा। अब इसका वैल्यू निकालना है, तो ये देख रहे हो राइट एंगल ट्रायंगल है ना, इसमें इसका मॉड कर देते हैं और थोड़ा कॉस लगा दो। अगर इसका कॉस लगा देते हैं हम, तो कॉस थीटा जो होगा वह क्या हो जाएगा, बेस बाई हाइपोटेनस। बेस कितना हो गया, ए एक्स, हाइपोटेनस क्या हुआ, ए का मॉड। तो यहाँ से ए एक्स लिखेंगे तो ए का मॉड कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, ए का मॉड कॉस थीटा। चलो अगर हम इस ए वेक्टर का y डायरेक्शन में प्रोजेक्शन निकालें, मतलब y डायरेक्शन में शैडो निकाले, तो इस साइड से लाइट इंसिडेंस कराना पड़ेगा। अगर इस साइड से लाइट इंसिडेंस कराएंगे तो यहाँ पर शैडो इस तरह से बनेगा और ये वेक्टर का y कंपोनेंट कहलाएगा। चलो ये थीटा है, ये पूरा 90 है, तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। अब ये ऊपर वाले राइट एंगल ट्रायंगल से अगर हमें ए वाई निकालना है तो इस एंगल का कॉस लगाते हैं। तो इस एंगल का कॉस लगाओ, कितना हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू होता है बेस बाई हाइपोटेनस। ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेनस है इस ट्रायंगल का, तो बेस हो गया ए वाई और हाइपोटेनस कितना हो गया, ए वेक्टर का मॉड। तो ए वाई का वैल्यू कितना हो गया, ए का मॉड कॉस 90 माइनस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा कितना हो जाता है, तो वह तो साइन थीटा हो जाता है। तो आप यहाँ से ए साइन थीटा भी लिख सकते हो। ठीक है, अब थोड़ा सा देखो, अब हम एक जनरल रूल डेवलप करते हैं प्रोजेक्शन निकालने का। जनरल रूल प्रोजेक्शन निकालने का डेवलप कर देते हैं। समझो कैसे, जिस वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालना है किसी डायरेक्शन में, तो उस वेक्टर और उस डायरेक्शन के बीच में एंगल देखो, उसमें कॉस लगा दो और जिस वेक्टर का प्रोजेक्शन करना है उसके मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ए का इस डायरेक्शन में प्रोजेक्शन निकालना है तो वेक्टर ए और एक्स के बीच में एंगल देख लो, कितना हो गया, थीटा। इसमें कॉस लगा दिए और ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर है ना? तो ए एक्स मिल गया ए का मॉड कॉस थीटा। जैसे इसका वाई डायरेक्शन में निकालना है तो ए और वाई के बीच में एंगल देख लो, कितना हो गया, 90 माइनस थीटा। इसमें लगा दो कॉस और ए के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दिए। मतलब जिस डायरेक्शन में प्रोजेक्शन करना है, वेक्टर और उस डायरेक्शन के बीच में एंगल देखो, उसमें कॉस लगाओ और जिस वेक्टर का प्रोजेक्शन करना चाहते हो उसके मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दो, तो उस वेक्टर का उस डायरेक्शन में प्रोजेक्शन हो जाएगा। क्लियर है? चलिए तो आगे हम लोग समझते हैं। बहुत सारे वेक्टर का हम लोग एक वेक्टर का बहुत सारे डायरेक्शन में आप प्रोजेक्शन कर सकते हो। तो कुछ प्रोजेक्शन करके हम लोग देख लेते हैं, समझते हैं। जिस वेक्टर का डायरेक्ट प्रोजेक्शन करना है जिस डायरेक्शन में, उस वेक्टर और उस डायरेक्शन के बीच का एंगल देखना होता है, कॉस लगाना है और जिस वेक्टर का प्रोजेक्शन कर रहे हो उसके मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर देना होता है। जैसे देखो हम यहाँ पर बहुत सारे डायरेक्शन में प्रोजेक्शन करके आपको समझाते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर वेक्टर ए है ना, और ए चलो एंगल थीटा है। तो अभी तो बताए थे आपको एक्स डायरेक्शन में बताओ तो प्रोजेक्शन कैसे लिखोगे।
तो वेक्टर ए और इसके बीच का एंगल देखो थीटा है, इसमें लगा दो कॉस, और किसका प्रोजेक्शन करना है, ए का, तो ए के मैग्नीट्यूड से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो, है ना। क्या मिल गया, ए कॉस थीटा। तो वेक्टर ए का एक्स डायरेक्शन में प्रोजेक्शन हो गया। चलो ये थीटा है तो एंगल कितना होगा 90 माइनस थीटा। इसका वाई डायरेक्शन में प्रोजेक्शन करते हैं तो लिखोगे क्या, ए वाई पढ़ेंगे क्या, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए एलॉन्ग वाई एक्सिस। पहले इस वेक्टर और इसके बीच का एंगल देख लो कितना है बताओ, ये तो 90 माइनस थीटा है। इसमें क्या लगा देना है, कॉस लगा देना है, और किसके मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करना है, तो जिस वेक्टर का प्रोजेक्शन कर रहे हो। बताओ यहाँ से क्या मिलेगा, ए कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा। तो डायरेक्टली आप याद रखो कि जिस एक्सिस के साथ थीटा एंगल बन रहा है उधर प्रोजेक्शन करने से कॉस थीटा आ जाएगा, और जिधर 90 माइनस थीटा आ रहा है उधर साइन थीटा आ जाएगा, है ना। डायरेक्टली कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा में बदल जाएगा। अदरवाइज आप हमेशा कॉस लगाते रहो, प्रोजेक्शन होता रहेगा। क्लियर है ना। चलिए जैसे मान लो इसको ओ पॉइंट कह देते हैं और इधर टी कह देते हैं, और ये एंगल अल्फा कह देते हैं, और हम कहते हैं कि ए वेक्टर का प्रोजेक्शन ओ टी डायरेक्शन में निकालो। ए वेक्टर का प्रोजेक्शन ओ टी डायरेक्शन में, तो सबसे पहले दोनों के बीच में एंगल देख लो। दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा प्लस अल्फा। फिर इसमें क्या करो, कॉस से मल्टीप्लाई करो, और जिस वेक्टर का प्रोजेक्शन करना है उसके मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दिए, हो गया। चलो बहुत सारे डायरेक्शन हो सकते हैं, तो एक वेक्टर का हजारों डायरेक्शन में आप प्रोजेक्शन कर सकते हो। जैसे मान लो ये P हो गया और ये एंगल बीटा दे देते हैं। अब A का OP डायरेक्शन में प्रोजेक्शन करना है, A का OP डायरेक्शन में प्रोजेक्शन करना है। बताओ कैसे करोगे, पहले A और OP के बीच में एंगल देखेंगे, ये थीटा, ये 90, ये बीटा, टोटल एंगल बताओ 90 प्लस थीटा प्लस बीटा, 90 प्लस थीटा प्लस बीटा। इसमें क्या लगाना है, कॉस, और A के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करना है। तो A का मॉड हो गया, कॉस हो गया 90 प्लस थीटा प्लस बीटा। कॉस 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में चला गया ना, तो क्या हो जाएगा, प्लस या माइनस, माइनस साइन थीटा हो जाता है। तो ये हो गया ए माइनस साइन थीटा प्लस बीटा। किसी भी डायरेक्शन में आप प्रोजेक्शन कर सकते हो। जैसे मान लो यहाँ पर ये आर डायरेक्शन दे देते हैं और ये एंगल फाई कहते हैं, और कहते हैं कि बताओ वेक्टर ए का प्रोजेक्शन ओ आर डायरेक्शन में कितना होगा। सबसे पहले स्टेप बताओ, पहले तो दोनों के में एंगल देखेंगे, क्या है 90 माइनस थीटा प्लस फाई, तो लिख देंगे यहाँ पर 90 माइनस थीटा प्लस फाई। फिर इसमें क्या करना है, कॉस ऑपरेट कर लेंगे और ए के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर देंगे। बताओ जी क्या हो जाएगा, ए का मॉड आप चाहो तो ए लिख सकते हो, कॉस हो गए 90 माइनस थीटा माइनस फाई, कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, साइन थीटा होता है। तो ए साइन थीटा माइनस फाई हो गया। क्लियर है, आ रही बात समझ में। तो प्रोजेक्शन हो जाएगा बड़े आराम से, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए तो प्रोजेक्शन तो समझ गए। अब ये बताओ कि किसी एक वेक्टर का कितने डायरेक्शन में आप प्रोजेक्शन कर सकते हैं। इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायरेक्शन प्रोजेक्शन कर सकते हैं। तो ये बताओ हमें एक वेक्टर का कितना कंपोनेंट हो सकता है, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपोनेंट हो सकता है, क्योंकि प्रोजेक्शन जिस डायरेक्शन में कर रहे हो उसके डायरेक्शन से मल्टीप्लाई कर दो तो वही प्रोजेक्शन क्या बन जाएगा, कंपोनेंट। आपको शुरुआत में ही समझा है।
कि प्रोजेक्शन और कंपोनेंट में वही रिलेशन है जो स्पीड एंड वेलोसिटी में है। ठीक है, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का, जैसे देखो कंपोनेंट वेक्टर हो गया, प्रोजेक्शन क्या हो गया, स्केलर, उसी तरह से वेलोसिटी वेक्टर हो गया और स्पीड क्या हो गया, स्केलर। बस इतना ही रिलेशन है। तो ये बताओ कि किसी एक वेक्टर का कितने कंपोनेंट हो सकते हैं, कितने प्रोजेक्शन हो सकते हैं, इनफाइनाइट। तो कंपोनेंट भी कितना हो सकता है, इनफाइनाइट। ठीक है, तो आप इसको नोट करके लिख लो कि एक वेक्टर का इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपोनेंट पॉसिबल है। एक वेक्टर का कितने कंपोनेंट पॉसिबल है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपोनेंट पॉसिबल है। लिखो नोट करके इसको। ए वेक्टर हैज infinite number of component. A vector has infinite number of component. ठीक है, आगे बात समझ में। चलिए एक और एग्जाम्पल आप सॉल्व करो, समझो। ये एक्स एक्सिस है, इधर हो गया वाई एक्सिस, इधर एक्स डायरेक्शन में वेक्टर डायरेक्टेड हो गया। इसका दो ही कंपोनेंट बताओ ना हमको, ए एक्स और ए वाई। चलो ए एक्स देखते हैं, मतलब वेक्टर ए का एक्स डायरेक्शन है प्रोजेक्शन। ये बताओ ये वेक्टर एक्स के साथ कितना एंगल बना रहा है, उसी डायरेक्शन में डायरेक्टेड हो गया ना, कितना एंगल बनाएगा बताओ। जैसे मान लो ये एक्स एक्सिस है और ये वेक्टर है, अभी थीटा बना रहा है, और जब ऐसे चला जाएगा कितना एंगल बना लेगा, 0। ठीक है, तो अगर हम ए वेक्टर का एक्स डायरेक्शन में प्रोजेक्शन करें तो ये दोनों में एंगल कितना बन रहा है, 0। फिर इसमें क्या लगा दोगे, कॉस, और ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दो, तो ए एक्स जो मिलेगा वह ए कॉस 0 हो जाएगा। कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है। तो जिस डायरेक्शन में अगर वेक्टर डायरेक्टेड है वो तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो उसको। क्लियर है ना। चलिए इसका वाई डायरेक्शन में हम प्रोजेक्शन करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप, इस वेक्टर और वाई डायरेक्शन के बीच में जो एंगल है उसको लिखो, कितना है, 90। इसमें क्या ऑपरेट कर लो, कॉस, किसके मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करेंगे, ए का। कॉस 90 का वैल्यू बताओ, 0, तो ए वाई का वैल्यू हो गया 0। यानी अगर कोई वेक्टर एक्स डायरेक्शन में डायरेक्टेड है तो केवल इसका एक्स ही कंपोनेंट होगा, वाई कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 0। और अगर जेड कंपोनेंट कहते तो ऊपर भी 0 होता, क्योंकि यह एक्स एक्सिस डायरेक्टेड है और जेड डायरेक्शन परपेंडिकुलर पड़ेगा। तो अगर हम जेड डायरेक्शन में भी लिखते तो जेड के साथ ए वेक्टर का एंगल कितना बनता, 90 डिग्री। तो क्या लिखते, 90 डिग्री कॉस, और ए के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दिए, कॉस 90 कितना हो गया, 0। आगे बात में समझ में। तो ए एक्स हो गया, ए हो गया, ए वाई 0 हो गया, ए जेड 0 हो गए। क्लियर ना, आ रही बात समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं। तो याद रखना कि अगर कोई वेक्टर एक्स एक्सिस में डायरेक्टेड है तो उसका वाई और जेड कंपोनेंट 0 होंगे। वाई एक्सिस में डायरेक्टेड होगा तो एक्स और जेड कंपोनेंट 0 होगा, परपेंडिकुलर में कंपोनेंट 0 होगा। यानी कोई वेक्टर परपेंडिकुलर में लग रहा है, मान लो फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, तो उसका हॉरिजेंटल डायरेक्शन में कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि उसका प्रोजेक्शन ही कितना हो जाएगा, 0। उस डायरेक्शन में कोई इफेक्ट नहीं होगा। देखो ना यहाँ पर करके आप देखो, ऐसे समझो, मान लो ये बी वेक्टर है, इसका एक्स डायरेक्शन में प्रोजेक्शन करते हैं। बताओ बी और वाई के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 0। अच्छा सॉरी, एक्स में निकाल रहे हैं ना, तो बी और एक्स के बीच में एंगल कितना है, 90।
इसमें क्या लगा देना है, कॉस, किसके मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करोगे, बी के, कॉस 90 का वैल्यू 0। देखो बी में वाई डायरेक्शन में डायरेक्टेड है, एक्स कंपोनेंट कितना हो गया 0। और बताओ जेड कंपोनेंट भी कितना हो जाएगा 0, क्यों, 90 डिग्री एंगल बना रहा है। आई बात समझ में। हाँ अब y कंपोनेंट बता दो, तो y के डायरेक्शन में तो है ही, कितना एंगल बनाएगा, बोलो 0, cos 0 1। क्लियर है, यहाँ तक आ रही बात समझ में। तो चलो, अगर x डायरेक्शन में डायरेक्टेड है तो उसका y और z कंपोनेंट कितने होंगे 0। y डायरेक्शन में अगर डायरेक्टेड है तो x और z कंपोनेंट क्या हो जाएगा 0। क्लियर है। चलिए, तो एक वेक्टर के कितने कंपोनेंट हो सकते हैं, तो इनफाइनाइट कंपोनेंट हो सकते हैं, है ना। लेकिन एक बात और पूछा जाता है इसमें कि एक वेक्टर का कितने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हो सकता है, रेक्टेंगुलर या ऑर्थोगोनल या कार्टेशियन कंपोनेंट बोलेगा। तो मैक्सिमम 3, x में, y में और z में। अगर किसी वेक्टर का 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है, इसका मतलब वह वेक्टर स्पेस में लाइज कर रहा है। किस में लाइज कर रहा है, स्पेस में लाइज कर रहा है। अगर किसी वेक्टर का 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है तो वह 2 डायमेंशनल वेक्टर है, प्लेन में लाइज कर रहा है। तो लिख लो यहाँ पर नोट करके, नेक्स्ट नोट लिख लो आप, ए वेक्टर हैज maximum 3 rectangular component, maximum 3 rectangular component। अगर 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है, इसका मतलब वेक्टर लाइज कर रहा है स्पेस में। In this case, vector lies in a space, है ना। अगर 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होगा तो प्लेन में लाइज करेगा, 2D हो जाएगा। लिखो आगे, इफ वेक्टर हैज 2 rectangular component, rectangular component, then vector lies in plane। क्लियर है, इतनी बात तो आप याद रखोगे, ठीक है। चलिए मिटाते हैं और आगे समझते हैं हम लोग। अब हम वेक्टर को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के टर्म में लिखने के लिए समझते हैं। लिख लो, हेडिंग दो, वेक्टर इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, वेक्टर इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। अगर मान लो प्लेन में है तो 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होगा, अगर स्पेस में लाइज करेगा तो 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हो जाएगा, ठीक है। चलो देखो समझो, मान लो यहाँ पर वेक्टर ए है, इसे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के टर्म में लिखना है, ये एंगल थीटा है, तो इसका 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होगा क्योंकि प्लेन में लाइज कर रहा है। अब हम इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में लिखना चाहते हैं, तो इसका पहले एक्स कंपोनेंट लिखो, तो इसका इस डायरेक्शन में प्रोजेक्शन करना है,
प्रोजेक्शन करने के लिए बताए हैं। ए का मॉड कॉस जो एंगल बनाएगा तो थीटा, ये तो प्रोजेक्शन हो गया। डायरेक्शन ऐड कर दो, आई कैप, एक्स एक्सिस है ना, तो आई कैप लिखेंगे। अब इसका इस डायरेक्शन में देखो तो एंगल कितना हो गया, 90 माइनस थीटा। चलो इसका इस डायरेक्शन में प्रोजेक्शन करो, पॉजिटिव वाई में लिख रहे हैं तो यहाँ पर पॉजिटिव साइन लिखना है ना। चलिए इसका इधर प्रोजेक्शन करो, बताओ कितना हो जाएगा, ए का मॉड कॉस 90 माइनस थीटा जे कैप। अभी तो बताए हैं सब प्रोजेक्शन। तो ए वेक्टर जो होगा वह ए कॉस थीटा आई कैप और प्लस ए साइन थीटा जे कैप हो गया। चलो ये तो ए वेक्टर का हो गया। अब हम लोग आगे देखते हैं। मान लो यहाँ पर बी वेक्टर है और ये एंगल अल्फा बना रहा है। बी वेक्टर को कंपोनेंट के टर्म में लिखो, समझो। पहले इसका एक्स कंपोनेंट लिखते हैं, तो ये अल्फा है तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस अल्फा। अब इसका इधर प्रोजेक्शन करते हैं, बताओ क्या लिखें, बी का मॉड कॉस 90 माइनस अल्फा आई कैप हो गया। फिर इसका इस डायरेक्शन में देखो तो ये तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस था तो पॉजिटिव साइन दिए, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस होगा तो नेगेटिव साइन लिखेंगे। माइनस हो गया बी का मॉड, बताओ क्या लिखेंगे, कॉस अल्फा जे कैप। बोलो जी अब क्या लिखेंगे, बी कॉस 90 माइनस अल्फा क्या हो जाएगा, साइन अल्फा आई कैप माइनस बी कॉस अल्फा जे कैप। क्लियर है, आ रही बात समझ में। चलो यहां से देखो सी वेक्टर है, मान लो ये बीटा एंगल बनाया। अब सी वेक्टर को कंपोनेंट के टर्म में लिखो, पहले इसका एक्स डायरेक्शन में प्रोजेक्शन कर लें। ये बीटा है तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस बीटा। इसका इधर प्रोजेक्शन कर लेते हैं, है ना। पॉजिटिव एक्स एक्सिस या नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव तो माइनस साइन लिखना है। सी का मॉड, बोलो एंगल लगाओ, कॉस 90 माइनस बीटा। कौन सा डायरेक्शन है, एक्स, एक्स को क्या लिखेंगे, आई कैप। फिर इसका इस डायरेक्शन में लिख लो, प्लस या माइनस, माइनस, नेगेटिव ना, क्या लिखोगे, सी का मॉड कॉस बीटा जे कैप। तो सी इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस सी, यहाँ से बताओ जी क्या होगा, साइन बीटा आई कैप माइनस सी कॉस बीटा जे कैप। क्लियर है, आई बात समझ में। चलो एक और लिख लो, इधर की ओर दिखा देते हैं डी वेक्टर और ये एंगल मान लो फाई। डी वेक्टर को लिखो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में, यह फाई है तो एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस फाई। इसका नेगेटिव एक्स में प्रोजेक्शन करो, माइनस साइन लिखेंगे ना, इसका इधर प्रोजेक्शन करो, कितना हो जाएगा, डी का मॉड कॉस 90 माइनस फाइव, कौन सा डायरेक्शन, एक्स एक्सिस। चलो इसका वाई डायरेक्शन में लिखो तो प्लस साइन में लिखना पड़ेगा क्योंकि पॉजिटिव वाई एक्सिस है। क्या लिखना पड़ेगा बताओ, डी कॉस फाइव जे कैप। तो डी वेक्टर हो गया डी साइन फाइव प्लस डी कॉस फाइव जे। आगे बात समझ में, क्लियर है। अब समझो, जब इस तरह से आपको कंपोनेंट लिखने आ गया तो आप दो तरह के प्रॉब्लम को बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हो, है ना। किस टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, तो अभी तक हम लोग पहले जो पढ़े थे उसके बेसिस पर दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालने के लिए सीख रहे थे। अब हमारे पास बहुत सारे भी वेक्टर दे देंगे, उसका भी बड़े आराम से हम लोग रिजल्टेंट निकाल सकते हैं, है ना। तो दो तरह के प्रॉब्लम इससे बनेगा, एक तो बहुत सारे वेक्टर हैं
उसके रिजल्टेंट निकालने का, और दूसरा डिस्प्लेसमेंट पर बेस्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी कंपोनेंट को यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसका एप्लीकेशन समझ लेते हैं हम लोग। लिखो एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। इसके दो एप्लीकेशन है। पहला एप्लीकेशन है टू सॉल्व द प्रॉब्लम based on resultant of several vectors। ठीक है, और सेकंड इसका एप्लीकेशन है टू सॉल्व द प्रॉब्लम based on डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्लियर है? चलिए ये दोनों का वर्किंग रूल आपको समझाते हैं। सबसे पहला स्टेप होगा वेक्टर को रिप्रेजेंट कर दो, जो वेक्टर दिया हुआ है उसे रिप्रेजेंट कर दो, पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप सभी को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट आई कैप और जे कैप में एक्सप्रेस कर दो। तीसरा स्टेप सभी को सम कर दो, मैग्नीट्यूड निकाल लो। ठीक है, तो 3 स्टेप में इस टाइप का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो वर्किंग रूल को अगर चाहो तो आप स्टेप लिख लो। वर्किंग रूल पहला लिख लो, represent the vectors। सेकेंड में express the vector in a rectangular component, rectangular component। थर्ड find magnitude and डायरेक्शन बोथ। हो गया? तो ये 3 स्टेप में सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। अब दोनों में हम एक एक एग्जाम्पल करके आपको समझा देते हैं। क्लियर है? चलिए मिटा रहे हैं इसको। देखो समझो, यहाँ पर इधर एक्स एक्सिस है, इधर वाई एक्सिस हो गया, बहुत सारे यहाँ पर वेक्टर दिए हुए हैं। इधर मान लो 8 न्यूटन का फोर्स है, इधर 5 न्यूटन का फोर्स है 37 डिग्री, इधर मान लेते हैं 3 न्यूटन का फोर्स हो गया, इधर मान लो 5 न्यूटन का फोर्स हो गया, और इधर 1 न्यूटन का फोर्स हो गया। कहता है बताओ वो पॉइंट पर कितना फोर्स लग रहा है। फाइंड द नेट फोर्स एट पॉइंट ओ। फाइंड द नेट फोर्स एट पॉइंट ओ। ठीक है, समझो
पहले रिप्रेजेंट करना है तो रिप्रेजेंट तो किया हुआ है, इसको F1, इसको F2, इसको F3, ये F4 और ये हो गया F5। पहला स्टेप तो हो गया, रिप्रेजेंट किया हुआ है, रिप्रेजेंट हो गया। दूसरा स्टेप रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के टर्म में लिखो। तो F1 बताओ कितना लिखोगे, ये तो केवल x एक्सिस में है ना, तो इसका y और z कंपोनेंट कितना हो जाएगा 0। तो इसका x वाला तो उतना ही रह जाता, अभी तो देखे थे हम लोग, तो 8i कैप हो जाएगा। इसका तो दोनों कंपोनेंट होगा, x में भी होगा और y में भी। ये 37 है तो ये कितना हो जाएगा 53 डिग्री। चलो तो F2 का लिखो, इसका इधर प्रोजेक्शन करो, 5 cos 37 डिग्री आई कैप, इधर प्लस ही है तो प्लस साइन देंगे, 5 cos 53 डिग्री जे कैप, 5 हो गया cos 37 का वैल्यू 4/5 आई कैप प्लस 5 हो गया ये cos 53 डिग्री, सब वैल्यू पहले बताया हुआ है, 3/5 जे कैप, कैंसिल कैंसिल, 4i कैप प्लस 3j कैप। ये कौन सा वेक्टर मिला, F2 मिल गया, है ना। ऐसे नहीं जानते हो एंगल तो एक बार फिर यहाँ से हम लिख देते हैं, आप इसको याद रखेंगे। sin 37 cos 53 डिग्री 3/5, cos 37 sin 53 डिग्री 4/5, tan 37 cot 53 डिग्री 3/4। चलो इसका रिवर्स कर दो, cot 37 tan 53 डिग्री, ये हो जाएगा 4/3। क्लियर है। चलो इसको याद रखना है। अब F3 को बताओ क्या लिखेंगे। F3 तो केवल y डायरेक्शन में है, बोलो इसका x कंपोनेंट कितना हो जाएगा 0, केवल कौन सा कंपोनेंट रहेगा y कंपोनेंट। और अब बताओ F4 क्या लिखेंगे, कौन सा डायरेक्शन में है नेगेटिव x में, तो y कंपोनेंट इसका भी कितना होगा 0। Fy कौन सा डायरेक्शन में है नेगेटिव j, तो j कैप हो गया। इसके बाद क्या करना है, सभी को ऐड कर देना है। ऐड करने के लिए एक बात समझ लो, आई के साथ ऐड करोगे, देखो यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, ऐड करो, सभी को ऐड कर दो। अब तो आई के साथ ऐड करते हैं, 8i कैप प्लस 4i कैप कितना हो गया जी 12 माइनस 5 कितना हो जाएगा 7i कैप। अब हम लोग जे कैप को थोड़ा ऐड करके देखो, तो जे कैप का कहाँ पर है यहाँ पर 3 माइनस जे कितना हो गया 6 माइनस 1 कितना हो गया 5j कैप। इसका मॉड निकाल लो, इसका मॉड कर रहे हैं तो i का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j का कोफिशिएंट का स्क्वायर, बोलो कितना हो जाएगा, ऐड करके बताओ। √49 प्लस 25 ऐड करके बताओ, 9 कितना 4 70 √74 न्यूटन रिजल्टेंट हो गया। ठीक है, चलिए अब इसमें एक डिस्प्लेसमेंट का प्रॉब्लम बता देते हैं और ये प्रोजेक्शन और कंपोनेंट फिनिश हो जाएगा अपना।
चलो डिस्प्लेसमेंट का एक प्रॉब्लम लिख लेते हैं। ए पार्टिकल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड ईस्ट and travel distance 5 meter, then turn 37 degree east of north and travel 5 meter, then move vertically upward and travel 5 meter, then find displacement of particle। ठीक है, चलिए पहला स्टेप है रिप्रेजेंट करो, है ना। पहला स्टेप क्या है, रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, जैसे देखो इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है, पर नॉर्थ और ये साउथ। पहले 5 मीटर ट्रेवल कर रहा है किधर की ओर, ईस्ट के तरफ, ऐसे दिखा देना है। फिर डॉटेड करके ऐसे डायरेक्शन डायग्राम दिखाना है। ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है। उसके बाद देखो टर्न किया है 37 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, मतलब नॉर्थ और ईस्ट में तो होगा कितना एंगल पर, 37। किसके साथ, लास्ट वाले के साथ बताया ना आपको, तो ये हो जाएगा 37 और ये हो गया 5 मीटर। फिर यहाँ से डॉटेड करना है ऐसे। अब कह रहा है वर्टिकली अपवर्ड, तो अपवर्ड तो इसमें दिखा नहीं सकते, ऐसे होगा ना वर्टिकली अपवर्ड। तो इसको हम लोग क्या करते हैं ना कि डॉट करके सर्कल बना देते हैं, डॉट करके सर्कल बना देते हैं। चलो तो ये वर्टिकली अपवर्ड को मतलब जेड एक्सिस को इंडिकेट करेगा। अब ये R1 हो गया, ये R2 हो गया और ये R3 हो गया, है ना। R1 बताओ कितना लिखेंगे, वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस करो कंपोनेंट के टर्म में। तो ये 5 एक्स एक्सिस है तो आई कैप लिख देते हैं। इसका दोनों डायरेक्शन में प्रोजेक्शन करो, होगा ना एक्स में और वाई में। यह एंगल कितना बनाएगा 53। तो R2 अगर लिखेंगे तो इसका एक्स में प्रोजेक्शन बताओ कितना होगा 5 cos 53 डिग्री आई कैप। इसका इधर बताओ प्लस 5 cos 37 डिग्री जे कैप। 5 हो गया cos 53 डिग्री, बताओ कितना, अभी तो लिख के बताए थे 3/5 आई कैप प्लस 5 cos 37 बताओ 4/5 जे कैप। कैंसिल कैंसिल, बताओ कितना लिख दें 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप। अब R3 बताओ कितना लिखोगे, तो ये तो वर्टिकली अपवर्ड हो गया, तो इसका केवल एक ही कंपोनेंट होगा, केवल Z। एक्स और Y कंपोनेंट कितना हो जाएगा 0। क्यों 0 होगा जी, क्योंकि 90 डिग्री एंगल बनेगा और x और y में अगर इसका प्रोजेक्शन लिखोगे तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड cos 90 लगाना पड़ेगा और cos 90 का वैल्यू 0 होता है। ठीक है, तो ये जो हो गया वर्टिकली अपवर्ड हो गया। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है 5, वर्टिकली अपवर्ड मतलब z एक्सिस। अब क्या करना है, सभी वेक्टर को ऐड कर देना है। तो ऐड करने के लिए बताए हैं आई वाले को एक साथ करना है, इसको और इसको ऐड करो, बताओ कितना हो गया 5 + 3 8 आई कैप प्लस ए हो गया 4 जे कैप, एक ही है ना, प्लस ए कितना हो गया 5 के कैप।
अब इसका मॉड निकाल लो, बस हो गया डिस्प्लेसमेंट। और क्या, मॉड निकालने के लिए भी बता दिए हैं, आई का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के का कोफिशिएंट का स्क्वायर। बोलो कितना हो गया, 64 प्लस 16 प्लस 25। ऐड करके बताओ, 6 5 11, 11 और 4 कितना हो गया जी, 15, 5 और बताओ 5 हो गया, और यहाँ ऐड के बताओ 2 and 1 3, 3 and 9, 3 and 6 9, 9 and 1 10। इतना आ गया क्या, ऐड करके देखो तो बढ़िया से। अरे देखो ऐसे 64 16 25, अब समझ में आएगा। बढ़िया से आप ऐड करके देखो, ये कितना हो गया 5, और ये बताओ 6 7 7 2 9 और 1 रह गया था ना, तो 105। इतना मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो ये था प्रोजेक्शन एंड कंपोनेंट, ये हो गया फिनिश। आई बात समझ में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। आज इतना ही।